सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी स्टडी। आ गई है आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो, क्योंकि इसमें हम देखेंगे अपनी हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ गाइस, पूरी हिस्ट्री के सभी चैप्टर के कुछ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो हम इसमें क्या देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसमें हमसे कहता है हमें करना है डिस्क्राइब मतलब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हमें पता है कि भाई ब्रिटेन में जो ये इतना सब कुछ हुआ, ये मतलब जो यूनिफाइड हुआ वो कोई अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है चला है। ठीक है, और देखो इसमें हम देखते हैं कि तो देखो 18वीं सेंचुरी तक तो ब्रिटेन जो है नेशन स्टेट नहीं था, और जो इंग्लैंड है इसमें मतलब काफी एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, जैसे वेल्स, आयरिश, स्कॉट, ये सब इसमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से रहते थे। ठीक है, और देखो सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि जो इंग्लैंड नेशन है ये काफी तेजी से इनने मतलब ग्रो करा, और जो इसने बाकी जो आइलैंड है उनके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस जमाई। ठीक है, और देखो थर्ड वाला पॉइंट में कहता है कि 1688 तक मतलब 1688 में जो एक इंग्लैंड ने एस्टेब्लिश करा नेशन स्टेट, और इंग्लिश पार्लियामेंट जिस बनाई गई, जिसमें जो है मोनार्की जो थी उससे पूरी पावर जो है वो ले ली गई। ठीक है, और 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक्ट ऑफ यूनियन किस किस के बीच हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये हुआ, और इससे जो फॉर्मेशन हुई किसकी, ग्रेट ब्रिटेन की। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और देन इसमें देखो हम देखते हैं कि जो ये इंग्लैंड डोमिनेट करने लगा स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। और देन इसका देखो तो देखो 6th वाले में कहता है कि इन्होंने आयरलैंड पे भी कब्जे कर लिया। कैसे कि जो इनके लीडर वॉल्फ और उनके आयरिशमैन थे, इनसे जब इनकी लड़ाई हुई तो उसमें ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए, और इससे जो है पूरा ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ। तो गाइस ये था पूरा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का इसमें क्या है, हमें नेपोलियनिक कोड एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें क्या लिखोगे कि देखो जब मतलब ये नेपोलियन अपनी पावर में आया तो इन्हें कुछ जो है चीजें, इन्हें कुछ चेंजेस लाया। वो क्या क्या थे, देखो सबसे पहले जितने भी प्रिविलेज मिले होते बाय बर्थ उन्हें हटाया। ठीक है, और जो फेडरल सिस्टम वो एबॉलिश कर दिया, और जो जितने पीजेंट है उन्हें फ्री कर दिया किससे, सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से। ठीक है, और देन इसमें अगले पॉइंट में है कि टाउन में जो रिस्ट्रिक्शन थे उन्हें हटा दिया गया, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया, और एक स्टैंडर्डाइज वेट मेजरमेंट सिस्टम जो लाया गया, और कॉमन नेशनल करेंसी जो वो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, तो ये कुछ मतलब जब ये हम कह सकते हैं नेपोलियन आया तो इनने जो ये पूरा खेल खेला अपने आने के बाद, ये सब इसमें है बेसिकली। ठीक है, और देखो फिर इसमें हमारे सामने थर्ड वाला क्वेश्चन आता है। इसमें हमें बताना है कि मेराइन और जर्मेनिया कौन है, और जो इनकी इंपोर्टेंस क्या है, और मतलब ये किस चीज को हम बेसिकली कहें तो ये दिखाती हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो ये दोनों मेराइन और जर्मेनिया ये क्या है, ये दोनों फीमेल एलिगरी। अब देखो एलिगरी का मतलब आई होप आप जानते हो, नहीं जानते हो बता देता हूँ कि भाई मतलब एक ऐसा पर्सन या थिंग जो किसी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दिखाती हो, जैसे मतलब फीलिंग ऑफ नेशन हम कह सकते हैं। तो बस जो किसी नेशनल आइडेंटिटी को दिखाएं, ये जिन्हें देखकर नेशनलिज्म की फीलिंग आए तो उन्हें हम बेसिकली एलिगरी कहते हैं। ठीक है, और देखो अब हम जानते हैं इन्हें सेपरेटली क्या मतलब मेराइन और जर्मेनिया को। देखो मेराइन जो है हम बेसिकली जानते हैं, तो देखो बेसिकली आपकी बुक में जो ये वाली पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो ये पोस्टेज स्टैंप है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक रेड कैप पहन रखी है, टाई कलर और आर्केड है। ठीक है, और देन इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब ये एज ए नेशनल यूनिटी और सिंबल ऑफ यूनिटी जो है वो दिखाई जाती है कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, और ऐसे जो जर्मनी नाम से पता चल रहा है जर्मनी मतलब जर्मन के लिए है। ठीक है, तो ये जर्मन की एलिगरी है, इसमें जो है मतलब जर्मन के नेशन की जो फीलिंग जनरेट होती है, कैसे कि इन्होंने काफी जो ये ओक लीव्स के ये क्राउन वगैरह पहन रखे हैं। ठीक है, ये पूरी पिक्चर इसमें आप देख सकते हो, इन्होंने काफी चीजें जो है पहन रखी हैं। तो ये सब जो है दिखाता है कि जो जर्मेनिया जो है जर्मन नेशन को जो है यूनाइटली उसे शो करता है। ठीक है, मतलब उनमें बेसिकली नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करता है। ठीक है, तो बस ये कुछ इनकी एलिगरी थी, कौन, मेराइन और जर्मेनिया। तो गाइस इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है व्हाई डिड गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। गाइस मैं आपको एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफी बार आए हुए भी हैं, और उम्मीद है कि आएगा भी। ठीक है, तो इनकी आप जितनी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से करना है। ठीक है, और खासकर ये वाला चैप्टर जो नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो इसमें पूछा है कि जो गांधी जी है उन्होंने मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उससे बाहर निकलने का निर्णय क्यों लिया। तो देखो हम इसमें देखेंगे कि कुछ वजहें थी जिसकी वजह से गांधी जी ने ऐसा किया। तो क्या क्या,
तो देखो एक तो ये चौड़ी चौड़ा वाला इंसिडेंट कि इसमें लोग पीसफुली बाजार में बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और अचानक से ये पूरा सब कुछ वायलेंट क्लैश हो गया और जो पुलिस स्टेशन वगैरह इन्हें जला दिया गया। ठीक है, तो एक तो ये देख के, और देखो सबसे मेन चीज ये है कि गांधी जी चाहते थे कि उनकी जो मतलब वो प्रोटेस्ट करें वो नॉन वायलेंटली करें, लेकिन और फिर उन्होंने देखा कि जो सत्याग्रही से ये वायलेंट हो रहे हैं, तो इन्होंने फील किया कि हमें जो है मतलब लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट में आप यही देख सकते हो कि इन्होंने देखा कि अभी जो सत्याग्रही से उन्हें नीड है किसकी, प्रॉपर ट्रेनिंग की। ठीक है, और देन इसलिए इन्होंने हम कह सकते हैं कि इसे कॉल ऑफ किया। और फिर इसमें हम देख सकते हैं कि जो कांग्रेस में कुछ लीडर थे वो मतलब प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। ठीक है, और जो है मतलब वो इसलिए चाहते थे जिससे जो है वो ब्रिटिशर्स की जो ये पॉलिसीज हैं इन्हें मतलब हटा सके, इन्हें अपोज कर सके। ठीक है, और कुछ यंगर लीडर भी इसमें आए। ठीक है, तो गाइस इसमें ये था हमारे इस वाले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। तो देखो इसमें कहा है कि जो रेंडर पेस्ट है इनने कैसा है यूरोपियंस को हेल्प की अफ्रीका को सबड्यू करने के लिए, मतलब उसे कब्जाने के लिए। तो देखो हम इसमें देखेंगे कि जो रेंडर पेस्ट है काफी ज्यादा डिवास्टिंग, मतलब कैटल को काफी ज्यादा इफेक्ट करने वाली डिसीज है। ठीक है, और इससे काफी सारे कैटल तो इफेक्ट हुए, प्लस इससे जो है मतलब काफी जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो कुछ तरीके देखते हैं जिससे यूरोपियन को हेल्प हुई। तो देखो पहले तो जो ये अफ्रीकन से इन्हें काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, इनकी लाइवलीहुड पे, इनकी इकोनॉमी पे और इनकी जो सोशल पीस है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। किसका, ये जो रेंडर पेस्ट आया था इसका। ठीक है, और देखो अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि जो ये अफ्रीकन से ये अपनी लाइवलीहुड किससे चलाते थे, अब लैंड और लाइव स्टॉक मतलब अपने पशुपालन से। लेकिन जो ये डिसीज आई और मतलब बेसिकली इसमें लिखा भी है कि ये मतलब बहुत ही कम चाहते थे कि ये किसी के लिए बेसिस पर काम करे। ठीक है, और लेकिन ये जो डिसीज आई इसने 90% जो है कैटल को मार दिया। ठीक है, और देन इसमें देखो अगले पॉइंट में लिखा है कि जो यूरोपियंस है उन्हें पता है कि अफ्रीका में इतना बड़ा वास्ट लैंड है, उन पे इतने सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो ये भी चाहते थे कि ये अपने प्लांटेशन सेटअप करें। ठीक है, जिससे जो ये क्रॉप और मिनरल वगैरह यूरोप को एक्सपोर्ट कर पाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो बिजनेस के लिए काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें फोर्सफुली, हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, और ऐसे करके जो यूरोप है उनने जो है कॉन्कर कर लिया किस पे, अफ्रीका पे। ठीक है, तो गाइस इसमें ये था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेंडर पेस्ट ने हेल्प की यूरोपियंस की अफ्रीका को कब्जाने के लिए, मतलब उस पे हम कहते हो उस पे पावर अपनी जमाने के लिए। ठीक है, तो चलो ये इसमें हो गया। अब देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है स्टेट हाउ मैकेनिकल प्रिंटिंग सरफेस इन चाइना। ठीक है, तो चलो इसका आंसर करते हैं। इसमें कहा है कि जो मैकेनिकल प्रिंटिंग है ये कैसे चाइना में आई। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे जो प्रिंटिंग कल्चर है वो डाइवर्स हुआ, तो इसमें जो रीडरशिप का जो ये डेवलप हुई चाइना में, रीडरशिप मतलब आपको पता है कि जैसे हम जानते हैं कि अर्बन एरिया में जो प्रिंटिंग डेवलप्ड हुई, तो वहाँ के जो मेल फीमेल है उन्हें मतलब रीड करने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो उन्हें उसके लिए बुक्स वगैरह चाहिए थी जिसके लिए प्रिंटिंग की जरूरत थी। ठीक है, तो इसलिए जो है इसकी नीड हुई, और देन इसमें जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक और जो ये मैकेनिकल प्रोसेस है पूरा इंपोर्ट किया गया कब, लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, और देन इसमें हम देखते हैं कि संघाई जो है ये एक हब था किसका, प्रिंट कल्चर का, जिसमें जो हम देखते हैं कि जो ये हार्ड प्रिंटिंग से जो है एक मैकेनिकल प्रिंटिंग में जो ये चेंज हुआ, मतलब ये जो शिफ्ट आया, और इस शिफ्ट से बेसिकली हम कहते हैं कि जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है वो हुआ। ठीक है, चलो गाइस ये इसमें था। और देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो देखो इसमें कहा कि जो नॉन कोऑपरेशन था इसमें जो अलग अलग सोशल ग्रुप थे इन्होंने कैसे अपने लिए इसका आइडिया कंसीव किया। ठीक है, तो सबने भाई अपने मतलब के लिए इसमें क्या कैसे हम देख सकते हैं कि देखो कुछ बेस हैं कौन कौन से। तो देखो इसमें सबसे पहले आता है मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन सिटीज में। तो मतलब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने जो भाई थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल थे उन्हें छोड़ दिया, और जो हेड मास्टर टीचर वगैरह उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, लॉयर जो थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस जो है वो गिव अप कर दी। ठीक है, और देन इसमें देखो पीजेंट जो थे, पीजेंट उन मतलब जो पीजेंट बेसिकली किससे परेशान थे, वो जो तुलकदार और लैंडलॉर्ड थे उनके जो इतना हाई ज्यादा वो रेंट चार्ज करते थे उससे। ठीक है, तो इनकी लड़ाई बेसिकली मेन वो थी। ठीक है, और मतलब सबने अपने अपने मतलब के लिए हम कह सकते हैं इसमें मतलब पार्टिसिपेट किया, हालांकि उन सबकी लड़ाई पूरी कंट्री की लड़ाई थी। ठीक है, तो देखो प्लांटेशन वर्कर ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस आशा में कि जो इन्हें मतलब फॉरेस्ट से बाहर और अंदर जाने की जो इन्हें लिबरलाइजेशन मिल सके। ठीक है, और देन देखो इसमें कि जो आंध्र प्रदेश में ट्राइबल थे इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों, क्योंकि ये मतलब जो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी उनसे बच सकें, और जो अपने जो ये मतलब कैटल वगैरह है उन्हें ग्रेज कर सकें। ठीक है, तो सबका मतलब अपना अपना जो मोटिव था इसमें पार्टिसिपेट करने का। तो गैस ये था इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है। तो देखो अब आता है हमारे सामने 8th वाला। इसमें कहता है कि लिस्ट द वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन वीवर इन द 19th सेंचुरी।
तो देखो इसमें बेसिकली हमसे यही कहा है कि मतलब कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो इंडियन वीवर्स को फेस करनी पड़ी 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो देखो पहले पॉइंट में इसमें यही लिखा है कि जो कॉटन इंडस्ट्री है ये इंग्लैंड में डेवलप हुई, तो इससे जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है मतलब इससे अपने सामान को एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट से मतलब प्रेशराइज करा था कि वो इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करें टेक्सटाइल पे, जिससे जो खाली ब्रिटेन में मैनचेस्टर क्लॉथ ही जो सेल हो सके, ठीक है, बिना किसी कंपटीशन के, ठीक है। और देखो क्योंकि जो इतनी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज जो है ये इंडियन क्लॉथ पे, इंडियन टेक्सटाइल क्लॉथ पे ला दी गई, तो इससे जो पूरा एक्सपोर्ट मार्केट था ना इंडिया का वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। और देखो इसमें हम देख सकते हैं, और देखो पूरी जो लोकल मार्केट है वो मैनचेस्टर टेक्सटाइल से बढ़ गई कि भाई ये जो क्लॉथ बनाया जाता था ये मशीन से बनाया जाता था, जो कि सस्ता था किससे, इंडियन टेक्सटाइल के द्वारा जो बनाया जाता था उससे, ठीक है। और फिर हम इसमें देखते हैं कि भाई 1860 तक जो वीवर्स इन्होंने मतलब जो प्रॉब्लम फेस करी दूसरी वो ये थी कि इन्हें अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो नहीं मिल पाया, ठीक है। और जो ये वीवर्स हैं इन्होंने अपनी बार्गेनिंग पावर भी लूज कर दी। क्यों? क्योंकि मतलब जो मशीन के द्वारा क्लॉथ बनाया जा रहा है वो काफी सस्ता होता है, ठीक है, और जो ये बनाते हैं वो बेसिकली इतना ज्यादा सस्ता नहीं होता। तो देखो इस सब के अलावा भी जो इनके सामने सबसे प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जो इंडिया है उसमें भी जो मशीन मेड जो गुड्स है वो बनने लगा। और गाइस फिर इसके बाद तो जो बीवर सिंह का मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा जीना, हाँ वो ग्रीन मैंगो को ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बस ये वाली बात थी, इन्होंने ये प्रॉब्लम सब फेस करी इस पूरी सेंचुरी में, ठीक है। तो गाइस ये था इसमें। अब देखते हैं हम अपना 9th वाला क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें मेन फीचर्स बताने किसके, ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी के जो इमर्ज हुई 1890 में, ठीक है। देखो पहला इसमें यही है कि जो मतलब कॉम्प्लेक्स चेंजेस आए किसमें, लेबर मूवमेंट पैटर्न और कैपिटल फ्लो इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। और देन इसमें देखो सेकंड वाले में कहता है कि जो फूड है वो मतलब आसपास के जो विलेज और टाउन वगैरह में नहीं था, और इसलिए जो ये फॉरेस्ट है ये एग्रीकल्चर लेबर के द्वारा मतलब हम कह सकते हैं पूरा साफ कर देगा और इन पे जो कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है। और देखो थर्ड वाले में कहता है कि जो रेलवेज हैं ये बना दिए गए जिससे जो लेबर्स हैं उन्हें मतलब जो माइग्रेंट लेबर हैं उन्हें लाया जा सके, और जो शिप्स वगैरह ये बना दिए गए जिससे जो मतलब जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन के जो लो बेड पेड जो वर्कर है इन्हें बेसिकली जो लाया जाए, ठीक है। तो गाइस ये इसमें था। और देखो इसमें इस सब का जो मतलब रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि जो फूड प्रोडक्शन था ना ये अपनी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट खो चुका था, ठीक है। तो गाइस ये था इसमें। आप देखते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 10th वाला, इसमें क्या कहता है, कहता है हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन 19th सेंचुरी इंडिया, एक्सप्लेन। तो देखो ये हमारा नेशनलिज्म इंडिया का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वाला जो पैराग्राफ उसमें से है। तो इसमें कहता है कि कैसे जो इतनी डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन और लैंग्वेज होने के बावजूद जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है डेवलप की गई, ठीक है। देखो हम कुछ देख सकते हैं, कुछ वेज थे जिससे हुआ कैसा है कि जो आइडेंटिटी है वो नेशन की सिंबलाइज कर दी गई एक इमेज से, किसकी, भारत माता की इमेज से, ठीक है। और देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो इन्होंने वंदे मातरम लिखा और जो नोबल आनंद माता ये इंस्पायर करता है किसे, नेशनलिज्म को, ठीक है। और देखो इसमें आगे हमें है कि जो मतलब स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था इसी दौरान जो अमितनाथ टैगोर है इन्होंने भारत माता की जो पिक्चर है वो बनाई, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं वो काफी काम, कंपोज और डिवाइन स्पिरिचुअल हमें बेसिकली दिखती है, ठीक है। और देन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट ऑफ रिवाइव इंडियन फोकलोर, मतलब जो फोकलोर इंडियन फोकलोर थी उसे रिवाइव करके जो ये फीलिंग है किसकी, नेशनलिज्म की, ये जो हम कह सकते हैं डेवलप की गई, ठीक है। और गाइस कुछ आइकन सिंबल बनाए गए जो कि यूनिफाई करते हैं, इंस्पायर करते हैं किसे, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को, ठीक है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमसे पूछा था कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप हुई, वो हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो गाइस अभी आपको कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, या हमारा पूरा मतलब सभी चैप्टर के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। गाइस ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एनालाइज करके मैं आपके लिए लाया था, ठीक है। तो गाइस जिससे आपके एग्जाम की फुल मार्क्स की तैयारी हो सके मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ उसमें लिंक है और भी वीडियोस को देखिए। तो गाइस ये इंपोर्टेंट वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बने रहे अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।